नमस्कार दर्शकों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का सारांश। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी अपनी सबसे कीमती चीज़ क्या है तो आप क्या उत्तर देंगे? ये कहानी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी में नायक नायिका से अपने प्रेम का इजहार करता है। नायक नायिका के लायक है या नहीं, ये जानने के लिए नायिका नायक से दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाने को कहती है। ऐसा करने पर वो नायक का प्रेम स्वीकार कर लेगी। ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सोजे वतन संग्रह में हुआ था। कहानी के मुख्य पात्र दिलफिगार, दिलफरेब, बुजुर्ग, काला चोर, घायल सिपाही, सती होने वाली स्त्री है। ये कहानी प्रेमचंद जी ने देश प्रेम में लिखी थी। प्रेमचंद कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश के सिपाही से ज़्यादा बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का सरल सारांश। कहानी की शुरुआत में दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि वो दिलफरेब से अपने प्रेम का इजहार करता है। वो उसके प्रेम को स्वीकार करने के स्थान पर कहती है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर वो ऐसा ना कर पाया तो दिलफरेब फांसी दे देगी। दिलफरेब के फैसला सुनाने के बाद उसके गुलामों ने दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। 3 दिन से वो पेड़ के नीचे बैठकर ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। वो चक्कर खाकर गिर जाता है, सोचता है काश उसका भी कोई मददगार मिल जाता, कोई उसे उस चीज़ का नाम बता देता। लेखक ने लिखा है, वो नंगे बदन थकन से चूर कई सालों तक घूमता फिरता रहता है। पैर कांटों से घायल हो गए हैं, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखने लगी हैं। अभी तक उसे वो बेशकीमती चीज़ नहीं मिली है। एक दिन एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। दिलफिगार कमज़ोरी और यहाँ के हालात की वजह से रुक गया। वो देखता है कि एक कैदी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ आदि सब उतारी गई हैं। इस कैदी को लोग काला चोर कहते हैं। उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। तभी वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे आखिरी आरज़ू पूरी करने के लिए उतार। उसे फांसी के तख्ते से उतार दिया गया। यहाँ भीड़ में एक बच्चा दुनिया के सुख दुख से अनजान, पाप की धूल से अछूता खेल रहा था। काला चोर उस लड़के के पास आया, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा गिर पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उसे अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा ये दुनिया की अनमोल चीज़ है। वो दिलफरेब के पास जाता है। वो आंसू की बूंद दिलफरेब को दे देता है। दिलफरेब कुछ देर सोचने के बाद दिलफिगार से कहती है, बेशक ये बेशकीमती चीज़ है, मैं तेरी हिम्मत की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है, इसलिए जा और फिर से कोशिश कर। दिलफिगार ने अब तक दिलफरेब का चेहरा नहीं देखा था। उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। दिलफरेब उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो गई। हुक्म देकर उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। कुछ देर तक दिलफिगार दिलफरेब के ऐसा करने से रोता रहा। फिर वो अनमोल चीज़ की तलाश में निकल गया। एक रोज़ शाम के समय नदी के किनारे दिलफिगार देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सती होने के लिए बैठी थी। परिणाम स्वरूप चिता में आग लगाई गई और देखते ही देखते पति पत्नी राख में बदल गए। इस राख के ढेर को इकट्ठा करके दिलफिगार दिलफरेब के पास लेकर जाता है। दिलफरेब ने उस बेशकीमती चीज़ को लेने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दिलफिगार ने उसकी कलाई चूम ली। इस बार भी दिलफरेब ने इसे बेशकीमती चीज़ मानकर दिलफिगार की तारीफ़ की और इस बार दुआ करती है कि खुदा उसे कामयाब कर दे। इस बार वो पर्दे से बाहर आकर दिलफिगार को अपना चेहरा दिखा देती है। कुछ ही पलों में ओझल हो जाती है। उसके बाद फिर से दिलफिगार का हाथ पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। इस बार दिलफिगार हिम्मत हार जाता है और जान देने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता है। कूदने ही वाला था कि अचानक हरे हरे कपड़े पहनकर बुजुर्ग उसके पास आता है। कहता है, मजबूत इरादा मोहब्बत की पहली मंजिल है, मर्द बन और हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू वहीं पूरी होगी। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और खुशी खुशी पहाड़ से उतरा हिंदुस्तान की तरफ चला गया। हिंदुस्तान आकर वो लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता है जहां सिपाहियों की लाशें पड़ी हैं।
इतने में उसे एक घायल सिपाही मिलता है जो खुद को माँ का बेटा और भारत का सपूत कहता है। वो दिलफिगार को दुश्मन समझता है। परिणाम स्वरूप दिलफिगार उसे बताता है कि मैं अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। ये सुनकर घायल सिपाही उसे अपने पहलू में बैठा लेता है और कहता है, मेरे पास यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। वो अपने मेहमान का स्वागत नहीं कर सकता, इसका अफसोस करता है। सिपाही अपने ही देश में गुलामी के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहता है। वो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है। लगातार खून बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते मरते उसने भारत माता की जय कहा और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। दिलफिगार समझ गया, बेशक इस दुनिया में इस कतरे से ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ नहीं हो सकती। वो खून का आखिरी कतरा लेकर दिलफरेब के पास पहुंचता है। दिलफरेब कहती है, इस बार तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। दिलफिगार ने सिपाही के खून का आखिरी कतरा उसे दे दिया और उसकी सारी कथा सुना दी। दिलफरेब ने इस बार इसे अनमोल चीज़ मान ली और दिलफिगार से लिपट गई। वो कहती है, मेरी दुआएं खुदा ने सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। इसके बाद दिलफरेब ने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की अनमोल चीज़ है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दर्शकों, वर्तमान में ये कहानी एनडीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। परिणाम स्वरूप नेट जेआरएफ की परीक्षा उपयोगी कथन जो इस प्रकार है। कटीले पेड़ के नीचे बैठकर खून के आंसू दिलफिगार बहा रहा था। सौंदर्य की देवी यानी मलका लेखक ने दिलफरेब को कहा है। दिलफरेब ने कहा था, अगर अनमोल चीज़ ले आया तो गुलामी में कबूल कर लूँगी, नहीं लाया तो सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिगार सोचता है, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की अनमोल चीज़ मेरी समझ से बाहर है। नंगे बदन, थकन से चूर, वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा, तलवे कांटों से छलनी हो गए। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से ज़रा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े पर सहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। काला चोर उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे ज़माना याद आ गया जब वो खुद बच्चा था। दिलफिगार सबसे पहले काले चोर के आंसू को दुनिया की अनमोल चीज़ समझकर दिलफरेब के पास लेकर जाता है। काले चोर के आंसू को लेकर दिलफरेब दिलफिगार की तारीफ़ करती है, कहती है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ। सबसे अनमोल चीज़ न मानते हुए भी उसकी जाँ बख्शी कर देती है। उसके अनुसार दिलफिगार में वो गुण मौजूद हैं जो वो अपने प्रेमी में देखना चाहती है। इस कहानी में पर्दा प्रथा का भी चित्रण किया गया है। युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलो श्रृंगार किए बैठी है। मृत पति और जीवित पत्नी की चिता जला दी जाती है। इन्हीं की राख लेकर दिलफिगार दूसरी बार दिलफरेब के पास जाता है। इस कहानी में सती प्रथा का भी चित्रण मिलता है। दूसरी बार दिलफरेब अपना चेहरा दिलफिगार को दिखाती है। दूसरी बार दरबार से निकाले जाने पर दिलफिगार आत्महत्या करने पहाड़ पर चढ़ जाता है। घायल सिपाही खुद को माँ का बेटा और भारत का सपूत कहता है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी का सारांश। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।